नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो हाल ही में एक नया उछाल बिटकॉइन की वैल्यू में देखने को मिला है। तो एक बिटकॉइन जो है ना, अभी उसकी वैल्यू 63,000 यूएस डॉलर के बराबर पहुंच चुकी है। तो ये लगातार ना, जब से ये नया साल शुरू हुआ है तब से ही जो है लगातार इसकी वैल्यूएशन में राइज देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये 50,000 तक पहुंचा था, अभी 50,000 से आगे बढ़ता बढ़ता ये अभी 63,000 यूएस डॉलर तक ये पहुंच गया एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो ये आप इसको 63,000 यूएस डॉलर को रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो कितनी अमाउंट बनती है। तो एक बिटकॉइन है वो। ओके, तो अभी जानेंगे इस बिटकॉइन के बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। इसकी वैल्यूएशन जो है ना, लगभग लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास की है। ओके, तो अभी इन सब चीजों के मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जानेंगे कि ये जो मुद्रा है, ये करेंसी जो है, ये कैसे काम करती है और क्या आने वाला भविष्य जो है इसी करेंसी का है। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में इसका क्या फ्यूचर रहेगा, किस तरीके से इसका चलन हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में। ओके, तो यहाँ पर इसको शुरू करने वाले के बारे में अक्सर कोई ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं मिलती है। कुछ यहाँ पर लोग कहते हैं कि अननोन लोग हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रुप है लोगों का जिसको कि नाम दिया जाता है सतोशी नाकामोटो। ओके, तो अभी इस करेंसी का जो यूज था 2009 में शुरू होना, यहाँ पर उसका इस्तेमाल जो होना वो शुरू हो गया। और जब इसको इसको यहाँ पर एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया था, उस समय से ही यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई। तो धीरे धीरे करके इसमें ये वैल्यूएशन राइज आपको देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि 2009 में जब इसकी इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी तो तभी से इसकी वैल्यूएशन मतलब धमाकेदार होनी शुरू हो गई थी। मतलब काफी समय लगा है इतनी, मतलब इतने ऊपर तक इसको आने को। काफी लोगों ने मतलब बम्पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी इस बिटकॉइंस में। जब इसके बारे में पता नहीं था, आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ये ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी सही मायने में आगे काम कर सकती है, जो हमारी जो कैश फ्लो होता है इसको टक्कर दे सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। क्योंकि करोड़ों के हिसाब से मुनाफा कमाया जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी बिटकॉइन में। अभी भी यहाँ पर वो चलन जारी है। ओके, तो ये बिटकॉइन जो है ना, ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। एक बात बिल्कुल श्योर रखें, ध्यान रखें, इस करेंसी का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। ओके, कोई भी फिजिकल फॉर्म इस करेंसी का नहीं। जैसे थंबनेल में आपको ये चीज दिखती होगी ना कि इस तरीके से शायद ये कोई ऐसा कॉइन होगा, ऐसा कोई फिजिकल ये कॉइन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। ओके, तो यहाँ पर ई बेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली की मदद से ये चलती है। ओके, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। ओके, ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके बारे में अभी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज में ये बिटकॉइन जो है ना, ये रजिस्टर्ड है। कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो ये रजिस्टर्ड है यहाँ पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम नैस्डैक बोलते हैं। ओके, नास्डैक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ पर इस सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसके बाद आता है नास्डाक। ओके, तो नास्डाक में भी कौन कौन सी कंपनीज ज्यादातर रजिस्टर्ड रहती हैं, ज्यादातर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के रिलेटेड कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड रहती हैं। तो ये जो बिटकॉइन है, ये भी एक तरह का ओपन सॉफ्टवेयर है जो भी इंटरनेट के बिहाफ के ही चलता है। इंटरनेट के बना ये नहीं चल पाएगा। ओके, तो ये इसी के चलते यहाँ पर ये नास्डाक में ये रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। ओके, तो यहाँ पर फाइनेंशियल, कंज्यूमर, बायोटेक, इंडस्ट्रियल कंपनीज, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज नास्डाक में जो है रजिस्टर्ड हो सकती हैं। तो अभी नास्डाक के पास 3300 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज हैं। तो इतने इतने बड़े पैमाने पर ये स्टॉक एक्सचेंज काम करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ओके, एक तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बिटकॉइन कहाँ कौन सी स्टॉक मार्केट से ये ट्रेड करता है। तो ये नास्डाक से ट्रेड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बारे में हम ये जानेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। अगर मैंने सपोज करो आपको कुछ पेमेंट करनी है, ओके, कुछ डॉलर्स में मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो वो बिटकॉइन के रूप में ही होगी। तो कैसे करूंगा। ओके, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे, फिर उसके आगे आगे बढ़ेंगे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या फ्यूचर है। तो चलिए समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो शुरुआत में
किसी ने किसी को बिटकॉइन ट्रांजैक्ट करने हो, एक ट्रांजैक्शन करनी, जैसे आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो ना कि रुपीस, मतलब कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर दिए, बिल्कुल इसी तरीके से बिटकॉइंस में आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन करनी है। और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जिसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करनी, तो उसके बारे में आपको आगे फर्दर स्टेप लेना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी। ओके, फिर जो यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन होगी वो ब्रॉडकास्ट होगी किसके ऊपर, यहाँ पर एक ना कंप्यूटर का नेटवर्क होगा जिसको हम बोलेंगे P2P नेटवर्क। तो P2P नेटवर्क मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब PER टू PWR। ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा। इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई भी कंप्यूटर्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल किसी एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, तो वो आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे इंडिविजुअल को शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकता है, जब हम यहाँ पर बात करें P2P नेटवर्क की। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता किसी भी यहाँ पर इंडिविजुअल को, जो कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हर एक इंडिविजुअल कह सकते हैं कि अपना अपना सर्वर बनाकर काम करते हैं, अपना खुद का सर्वर। अब ये भी कह सकते हो। तो जिस तरीके से जब ये ट्रांजैक्शन आगे रिक्वेस्ट होती है, तो ये P2P नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है। उसके बाद जो है ना, इस B2B नेटवर्क्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जिनको कि हम यहाँ पर नाम देते हैं नोड्स का, NODER, नोड्स। ओके, तो इन कंप्यूटर्स को हम नोड्स कहते हैं, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब आगे ट्रांजैक्शन परस्यू होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो P2P नेटवर्क्स होता है नॉट्स का, कंप्यूटर्स का, वो क्या करता है, जो यूजर जो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसके बारे में अच्छे से उसका स्टेटस चेक होता है, उसकी यहाँ पर वेरिफिकेशन होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स यूज की जाती हैं। ओके, तो वो ये इनकी खुद की एल्गोरिथम्स है, जिनको यूज करके ये पूरा का पूरा यूजर डाटा देखते हैं कि क्या सच में उसके पास बिटकॉइंस हैं जो कि आगे ट्रांसफर करने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओके, तो ये सब कुछ चेक होता है, ये सब कुछ उसका वेरिफिकेशन होता है। ओके, और ये सब कुछ जब वेरीफाई हो जाए, तो ये एक ब्लॉक बन जाते हैं। तो उस ब्लॉक्स में जो है ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर हो जाती है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। और जब यहाँ पर एक बार ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है, फिर उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर ना कंबाइन कर दिया जाता है कि जो बाकी की ट्रांजैक्शन हुई होती हैं उसी के साथ। ओके, तो एक ब्लॉक के रूप में ये ट्रांजैक्शन बनती है, और साथ ही साथ जो पहले यहाँ पर ब्लॉक्स बने होते हैं, तो उसी के साथ ये कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप ये देख सकते हो कि ग्रीन वाला जो नया ब्लॉक बना था, यहाँ पर बिल्कुल नई जो ट्रांजैक्शन की यहाँ पर जानकारी थी जो कि इसमें स्टोर हो गई, और जो पहले यहाँ पर ब्लॉक के साथ ब्लॉक जुड़ा होता बिल्कुल उसी के साथ जुड़ गया, तो जिसको हम कह देते हैं कि चेन बन गई। ओके, तो इसी को फिर बाद में हम नाम दे देते हैं ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन बन गया। ओके, तो फिर बाद में जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट मान लिया जाता है कि हाँ भी आगे और ट्रांजैक्शन जो है ना अभी परस्यू हो चुकी है। तो जब ये चेन बन जाती है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय कोई भी इसको जो है ना अल्टर नहीं कर सकता। ओके, तो ये इतनी मतलब सिक्योर्ड है ये टेक्नोलॉजी कि कोई भी बंदा यहाँ पर किसी तरीके की हैकिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर इस तरीके के एल्गोरिथम्स को यूज किया होता है। ओके, तो इसके यहाँ पर काफी फायदे भी हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वे में आपने ट्रांजैक्शन भी कर दी, जितना पैसा, जितने बिटकॉइंस आपने दूसरे को ट्रांसफर करने थे आपने कर दिए, और सेफ्टी की सेफ्टी भी रहेगी। ओके, तो ऐसे यहाँ पर काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये तो जो पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रुप है, इसको हम लेजर भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डाटा फॉर लेजर। तो लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है जैसे पूरा हिसाब किताब रखते हैं ना, तो उसकी एक लेजर बुक बनती है। तो उसमें प्रॉपर हर एक डिटेल रहती है कि मैंने ये सामान मंगवाया, उसका ये प्राइस था, ये सामान इसका ये प्राइस था, ये ट्रांजैक्शन उधर की, तो उसकी मैं इतने पैसे की मैंने ट्रांजैक्शन की, तो पूरा हिसाब रखते हैं लेजर बुक में। तो अभी इसको भी यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये भी एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन जो बना है, ये लेजर बन गया, एक पूरा रिकॉर्ड बन गया कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की थी। तो हर एक ब्लॉक में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जानकारी छिपी है। ओके, तो पूरी डिटेलिंग आपके पास रहती है, जो इस तरीके से ये काम करती है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा अगर आप कोई रिकॉर्ड, कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो वो भी सिक्योर्ड वे रहेगा यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा ना एक यहाँ पर एक टॉपिक आता है NFT, नॉन फंजाइबल टोकन। ओके, तो वहां पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो वहां पर आजकल लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने हाल ही में एक एडिटोरियल्स मैंने डिस्कस की थे, जहां पर एक बंदे ने एक पेंटिंग खरीदी। तो पेंटिंग क्या थी,
किसी बंदे ने ना कंप्यूटर पे अच्छे से वो पेंटिंग बनाई थी, तो 5,000 के आसपास वो पेंटिंग थी, जिसको कंबाइन करके एक कोलाज बनाया। ओके, तो वो एक कोलाज ही ना कम से कम 70 जो है 70 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का वो बिका था। ओके, तो हाल ही की वो न्यूज आई थी। ओके, तो वो मतलब जो बिका था ना, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ही उसको यहाँ पर सेल किया गया, तो उसको खरीदा गया था। ओके, जो पेमेंट की गई थी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ही की गई थी। ओके, तो वहां पर एक नई टर्म यूज की थी, एनएफटी, नॉन फंजाइबल टोकन। ओके, तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ओके, तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसकी अपनी कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होती है। इसको आप किसी और कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ओके, इसके अलावा इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, नेटवर्क में ही ये मिलेगी आपको, नेटवर्क में ही ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल बैंक जो है ना किसी भी देश का, इसको यहाँ पर डिटरमाइन नहीं करता। अगर मैं बोलूँ कि आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करके चलेगी, नहीं, आरबीआई रुपीस को रेगुलेट करके चलती है, रुपीस हमारी नेशनल करेंसी है। लेकिन अगर हम कहें कि इस क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को रेगुलेट करेगी, नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश की जो सेंट्रल बैंक है वो इसको रेगुलेट कर रही हो, तो ये भी बात ध्यान रखें। और पूरी तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, तो सेंट्रलाइज इसको तब कहते हैं जब अगर इसका इसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता, तो आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज, अगर मैं भारत के हिसाब से बात करूं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। तो अभी भारत के क्षेत्र में इसको समझे। देखो, भारत सरकार जो है ना, भारत सरकार एक नया बिल लाने जा रही है, जिस बिल के तहत अभी भारत सरकार क्या करेगी, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने जा रही है भारत में। ओके, और उस बिल में ऐसा है कि जिस भी किसी इंडियन ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना बिटकॉइन में या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको 90 दिनों का समय दिया जाएगा कि 90 दिनों के अंदर अंदर अपना जो स्टॉक है उसको बेच दो। ओके, और किसी के भी पास जो है ना कोई भी किसी तरीके की क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक नहीं रहना चाहिए जब वो एक्ट बन जाएगा बिल। ओके, तो अभी उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 90 दिनों का समय मिलेगा। 90 दिनों के बाद अगर किसी के भी पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी पाई गई तो उसको सजा होगी, फाइन होगा। तो इस तरीके से नॉर्म्स भारत सरकार तैयार करी। तो अभी इस बात को भी समझिए। मैंने बात की कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है, लेकिन भारत सरकार जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रही है। ओके, तो भारत सरकार का, आरबीआई का खुद का कहना है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, तो ये बहुत सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ये मतलब काफी फायदा रहेगा अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे परस्यू करते हैं हम। अगर इसके थ्रू कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो सेफ रहती है। इसके यहाँ पर ऐसे एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं कि इसको हैक करना बहुत टफ है। तो अभी आरबीआई के गवर्नर ने भी हाल ही में स्टेटमेंट दी थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन हम नहीं लगाएंगे, और ये भी कहा था कि आने वाले समय में भारत सरकार जो है ना अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, बहुत जल्द वो लॉन्च कर देंगे। तो उसका नाम यहाँ पर रखा जाएगा भारत कॉइन। ओके, भारत कॉइन। ओके, तो उसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे, तो बिल्कुल जैसे ये बिटकॉइन काम करता है ना, तो जिसका कि फिजिकल रूप नहीं है, बिल्कुल जो हमारी डिजिटल करेंसी होगी भारत कॉइन, उसका भी कोई जो है ना फिजिकल रूप नहीं होगा। तो जो बंदे चाहते हैं कि हम ट्रेड करें क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके लिए उनके लिए भी एक रास्ता खोल दिया जाएगा। लेकिन बिटकॉइन में ट्रेड करने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा वर्ल्ड की टॉप जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके बारे में थोड़ा जान लो। पहले नंबर पर बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पर एथीरियम है। ओके, तो रिपल है, बिटकॉइन कैश है, लिटकॉइन, ईओएस, स्टेलर, कार्डानो, नियो, आईओटीए, तो ये सभी तरह के ये क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि वर्ल्ड की मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस में काम कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। और लगातार इनकी वैल्यूएशन जो है ना बढ़ती जा रही है। और फेसबुक भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, उसकी नोटिफिकेशन उसने दे दी थी। अभी उसका यहाँ पर उसको मार्केट में भी उतारेगा, जिसका नाम होगा लिब्रा। ओके, फेसबुक लिब्रा। तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि कैसे कैसे वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर अभी जो बिटकॉइन की वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर $191 बिलियन लिखा, तो अभी 200 से ज्यादा ये क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन। ओके, 200 बिलियन से ज्यादा की इसकी वैल्यूएशन है। तो पहले नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर एथीरियम, तो उसका हाफ कह लो आप। ओके, $105 बिलियन इसकी वैल्यूएशन है। इसके बाद रिपल है, बिटकॉइन कैश, कार्डानो, स्टेलर, लिटकॉइन, ईओएस, नीम। तो ये सब यहाँ पर ये सभी की सभी क्रिप्टो करेंसीज, और इनकी ये साइड में इनकी वैल्यूएशन है कि इनकी मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो आप अब खुद खुद अंदाजा अंदाजा लगाओ कि क्या फ्यूचर इनका नहीं है, क्या भविष्य इनका नहीं है। ओके, तो अगर भारत सरकार को भी पता है, आरबीआई को भी पता है कि डिजिटल करेंसी आने वाले जमाने में काफी धूम मचाने वाली है, क्योंकि सब जगह हर एक के पास तो मोबाइल फोन आ गए हैं। ओके, हर बंदा चाहता है कि कैसे मोबाइल फोन को ऑपरेट करना है। आजकल तो लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं। ओके, मोबाइल के थ्रू ही इतनी एप्स आ चुकी हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ऐसे फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिप्टो करेंसी
को यूज करके लोग ट्रांजैक्शन क्यों नहीं करेंगे? ओके, देखो अभी ना, अभी जमाना वो चल रहा है जब अभी लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एटीएम कार्ड्स वगैरह हम यूज करते थे, और अभी 10 साल पीछे चले जाओ तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनको विश्वास नहीं था एटीएम कार्ड्स के ऊपर। बहुत सारी घटनाएं ऐसी उन्होंने देखी थी कि कार्ड वगैरह ब्लॉक हो जाता है या गुम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो बिल्कुल इनका भी स्टेज अभी यही चल रहा है वर्ल्ड की मार्केट में। अभी धीरे धीरे ना इनके ऊपर विश्वास बनता जा रहा है, जो अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इन्हीं के बिहाफ पर के ऊपर जो है ना ट्रेड चलेगा, और जो कैश करेंसी है ना उसके ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी दुनिया के यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज है उनकी, अगर मैं बात करूँ तो ये बंदा कौन है जो यहाँ पर एक बिटकॉइन के पीछे छुपा हुआ है? तो इनका नाम है एलॉन मस्क, ये टेस्ला के सीईओ हैं। वो हाल ही में इन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना बिटकॉइन में इन्वेस्ट की है। तो उसका भी एक रीजन था कि बिटकॉइन की जो यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो काफी बढ़ गया, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यूएशन था उसमें भी अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला। तो आई होप आपको ये पता चला है कि ये मुद्रा कैसे काम करती है, इसका भविष्य क्या हो सकता है आने वाले समय में, भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या भारत में इसका कोई फ्यूचर है? तो बिटकॉइन का तो कोई फ्यूचर नहीं है भारत में, लेकिन डिजिटल करेंसी का फ्यूचर हो सकता है आने वाले समय में, इतना श्योर है। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? लाइक करना, मुझे फीडबैक देना और शेयर करना इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।